प्रत्येक क्वेश्चन के जरूरी नहीं होता है कि आप जर्नल एंट्री करें ही। डायरेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल या करेंट अकाउंट और कैश अकाउंट भी बनता है। कुछ सवाल में सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। एग्जाम में भी देखना होता है कि पूछा गया क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए है, उस हिसाब से स्टेप लिया जाता है। अकाउंट के डीआर भाग में टू जो भी एसेस्ट है कैश और बैंक को छोड़ के वो यहां डेबिट में लिखेंगे। यहां ध्यान दो, ये चीज समझ लोगे तो सभी एसेस्ट इधर और सभी लायबिलिटीज इधर जो प्रश्न के बैलेंस शीट में दिया हुआ है, बैलेंस शीट के सभी एसेस्ट में से पार्टनर से संबंध रखने वाला ये कैश या बैंक जो है उसको छोड़ के जो भी एसेस्ट है वो इधर, और पार्टनर से संबंध रखने वाला जो भी लायबिलिटीज है उसको छोड़ के सभी लायबिलिटीज को इस तरफ। ये बुक वैल्यू होता है, यहां लिख दिए। अब इस एसेस्ट से क्या मिला वो इधर बाय कैश या बैंक अकाउंट करके एसेस्ट का क्या रिसीव अमाउंट है वो इधर, अनरिकॉर्डेड से क्या रिसीव है, अनरिकॉर्डेड के लिए भी एसेस्ट के लिए इधर ही होता है कैश या बैंक अकाउंट, और यदि पार्टनर लिया है तो इधर ही होगा पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट करके। एसेस्ट के लिए 3 स्टेप, नगद, अनरिकॉर्डेड और पार्टनर। बुक वैल्यू इधर और इसको 3 भाग में बांट के इधर। लायबिलिटीज का भी यही चीज, बुक वैल्यू बाई में तो इसका नगद जो पेमेंट किए वो 2 में, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज के लिए जो पेमेंट किए वो 2 में, और पार्टनर यदि पेमेंट किया तो पार्टनर अकाउंट या पार्टनर करेंट या कैपिटल अकाउंट करके 2 में। लायबिलिटीज जिस तरह से खर्चा है पेमेंट करना, उसी तरह डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी खर्चा है। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का भी कैश या बैंक डेबिट में ही लिखाता है। ये डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के लिए यदि ये चीज पार्टनर किया है तो पार्टनर अकाउंट करके डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का जो अमाउंट होगा वो लिखेंगे। और रियलाइजेशन अकाउंट में इतना ही होता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। क्योंकि अभी आप देखेंगे जेएलपी का एंट्री हम किए हैं जनरल एंट्री में, पार्टनर के लोन का एंट्री किए हैं, तो जेएलपी और पार्टनर के लोन में एंट्री में रियलाइजेशन का चर्चा नहीं है। तो रियलाइजेशन मतलब जर्नल का लेजर। तो लेजर बनाते समय हम जिस चीज का लेजर बनाते हैं उसी के नाम से संबंधित चीज को यहां लिखते हैं। इसीलिए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और पार्टनर का लोन एक ऐसा चीज है जिसमें रियलाइजेशन का चर्चा नहीं है, इसीलिए वो यहां नहीं आएगा। इसके बाद टोटल करें, टोटल लेके दूसरी तरफ आ जाए, और यहां अगर बैलेंस निकला है तो ये प्रॉफिट, डेबिट भाग के बैलेंस को प्रॉफिट, इसको सभी पार्टनर में बांटेंगे जैसे रिवैल्यूएशन में हम बांटते थे। ऑल पार्टनर अकाउंट, सबका नाम, इन रेशियो लिख के ऊपर नीचे अमाउंट दर्शाते थे। अगर इधर बैलेंस निकला तो ये लॉस, इसको बाई में बांटेंगे, बाई लॉस डिवाइडेड इनटू जो भी पार्टनर है इन रेशियो 1:1:1, जो भी रेशियो हो ये हम वैसे लिख दिए हैं। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट, ये फॉर्मेट हम ये मान के दे रहे हैं कि कैपिटल फ्लक्चुएट है, कैपिटल ए में दोनों चीज समझा लेंगे। पर्टिकुलर अमाउंट के बाद आप शुरू करेंगे बाय बैलेंस बीडी, पार्टनर का कैपिटल। यदि लायबिलिटीज के बदला यदि किसी पार्टनर का कैपिटल एसेस्ट भाग में दिया हो, इस चैप्टर में बहुत कैपिटल ऐसा मिलेगा जो पार्टनर के एसेस्ट बैलेंस शीट के एसेस्ट भाग में होगा। तो एसेस्ट भाग के कैपिटल के लिए
बैलेंस बीडी इधर लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, ये यदि एसेस्ट भाग में कैपिटल है तो। लॉस यदि हो गया है तो टू लॉस के लिए इधर, जिसका भी लॉस है, जैसे यहां लॉस। और कुल मिलाकर इसे समझें, आप ओपन सीजर समझते हैं, कैंची, सीजर मीन्स ओपन सीजर, ओपन कैंची, खुला हुआ कैंची। यहां ध्यान दें, ओपन सीजर मतलब हुआ कि ये, इसमें हम लाइन नहीं देते हैं, ये सीआर भाग है, इसका सीजर ऐसे, यानी यहां ऊपर वाले अकाउंट में जो सीआर भाग में है उससे संबंधित को अगर हम नीचे वाले अकाउंट में डालेंगे तो वो डीआर भाग में आएगा, और जो डीआर भाग में है उसको नीचे लाएंगे तो सीआर भाग में जाएगा। ये चीज हमको यहां समझाने का मतलब है कि ऊपर वाले अकाउंट में जो ये बीच से बांट दो, इधर सीआर और इधर डीआर। ऊपर वाले अकाउंट में सीआर भाग में जो चीज है, नीचे उससे संबंधित दूसरे अकाउंट में वही चीज डीआर भाग में आएगा, जो डीआर भाग में है वो सीआर भाग में आएगा। ठीक है, ओपन सीजर इसको बोलते हैं। हम रूल याद नहीं कर सकते हैं, समझ के रूल को। तो जो यहाँ पे सीआर भाग में, जैसे पार्टनर अकाउंट यहाँ सीआर भाग में लिखाया है, तो इसको हम पार्टनर के अकाउंट में लिखेंगे तो यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट करके लिखेंगे, और यहां पार्टनर अकाउंट डीआर भाग में है तो इसको यहां लिखेंगे सीआर भाग में। तो कुल मिला के टू रियलाइजेशन अकाउंट यहां किस चीज के लिए लिखाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट एसेस्ट टेकन के लिए लिखाएगा, और यहां रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटीज पेड के लिए लिखाएगा, और रियलाइजेशन अकाउंट यहां जो प्रॉफिट है इसके लिए लिखाएगा। बाय रियलाइजेशन अकाउंट ये प्रॉफिट के लिए लिखाएगा। इसके बाद जेएलपी का हम एंट्री लिखाया है, जेएलपी बांटने के लिए क्या एंट्री करते हैं, जेएलपी अकाउंट या टू पार्टनर अकाउंट। पार्टनर कहां पे है, क्रेडिट में, तो पार्टनर के क्रेडिट में यहां लिखाएगा जेएलपी अकाउंट, और बैलेंस कर दें। यहां बैलेंस निकलेगा तो इधर कैश अकाउंट। याद रखें, अभी तक हम पार्टनर अकाउंट में जो बैलेंस निकालते थे उसको सीडी करके लिखते थे। डिसोल्यूशन चैप्टर में पार्टनर अकाउंट के बैलेंस को कैश या बैंक अकाउंट करके लिखते हैं, यहां सीडी, और यही कैश या यही बैलेंस जो होगा ये उठ के कैश अकाउंट में जाता है। जो भी यहां बैलेंस आता है उसका नाम क्या हो जाएगा, चाहे डेबिट में निकले चाहे क्रेडिट में निकले, बैलेंस लिखाएगा कैश अकाउंट। डिसोल्यूशन स्थिति में कैपिटल अकाउंट के डिफरेंस को बैलेंस सीडी नहीं लिखते हैं। और इसके बाद हम बनाते हैं कैश अकाउंट, या इसी का दूसरा हेडिंग बैंक अकाउंट। एसेस्ट भाग में जो पहले से हमारे पास कैश या बैंक है उसको यहां टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, टू एसेस्ट रियलाइज्ड वैल्यू, एसेस्ट रियलाइज्ड वैल्यू, टू अनरिकॉर्डेड एसेस्ट, अनरिकॉर्डेड एसेट से जो भी रियलाइज हुआ है, टू यहां जो डिफरेंस निकला है टू बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, इधर बाय लायबिलिटीज पेड वैल्यू, बाय अनरिकॉर्डेड liabilities by partner loan, by डेबिट भाग में जो कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस आएगा बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। यहां दो तीन पार्टनर है, हो सकता है किसी का डेबिट में आए किसी का क्रेडिट में आए, इसलिए दोनों तरफ आ जाता है। और यहां हर हाल में दोनों तरफ का अमाउंट इक्वल हो जाना चाहिए। अगर ये अमाउंट इक्वल नहीं होता है
तो माना जाता है कि सवाल आपका गलत है। तो ये तरीका है, प्रैक्टिकल कल से शुरू करेंगे। दोनों को सब ज्वाइंट